हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, वांग लिन ने कुछ लोगों को इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में रीइंकार्नेट होने के लिए भेज दिया था और आखिर में वो खुद भी वहां पहुंच गया था। तो चलो अब वहीं से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले एक छोटा सा टारगेट, 400 प्लस लाइक्स और 100 प्लस कमेंट्स करवा दो। और हाँ दोस्तों, हम 3K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करो। चलो बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीन में वांग लिन ड्रैगन के ऊपर खड़ा होता है। ये ड्रैगन का बॉडी ही रीइंकार्नेशन का रास्ता है, जहां से बाकी सब लोग इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वांग लिन जानता है कि ये रास्ता उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर वो इस रास्ते से जाएगा तो उसकी मेमोरीज सील हो जाएंगी। इसीलिए वो अलग रास्ता चूज करता है, जहां से वो अपनी यादों के साथ डायरेक्टली बाहर निकल सके। तब ज़ुआनलुआ उसको वार्न करता है कि अगर वो इस सेफ पाथ को छोड़कर अलग रास्ता लेगा तो उसे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ का सामना करना पड़ेगा। ये लॉ इनविजिबल प्रेशर की तरह होता है, जो किसी भी आउटसाइडर को क्रश कर सकता है। ज़ुआनलुआ बताता है कि हिस्ट्री में बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन सब फेल हो गए। वांग लिन के पास सिर्फ 50% चांस है सर्वाइव करने का। फिर ज़ुआनलुओ एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलता है कि वो सिर्फ 10 साल तक वांग लिन की हेल्प कर सकता है। अगर वांग लिन 10 साल के अंदर इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट तक नहीं पहुंच पाया तो इसका मतलब होगा कि वो मर चुका है। ये सुन के सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब वांग लिन के पास टाइम लिमिट भी है। इसके बाद एक इमोशनल मोमेंट आता है, जहां ज़ुआनलुओ वांग लिन से पूछता है कि क्या वो उसे अपना टीचर मानेगा। ये बहुत बड़ा मोमेंट होता है, क्योंकि ज़ुआनलुओ ऑलरेडी वांग लिन को इतनी हेल्प दे रहा है बिना किसी गारंटी के। वांग लिन तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और उसे टीचर बुलाता है। इसका मतलब ये है कि अब वांग लिन एंशिएंट दाओ क्लैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर ले लेता है। फिर ज़ुआनलुओ ड्रैगन रोड के साइड में आइस तोड़कर एक गैप बनाता है। ये गैप डायरेक्ट इमॉर्टल एस्ट्रल लॉ के अंदर जाता है, जहां प्रेशर बहुत डेंजरस होता है। वांग लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ुआनलुओ अपना एसेंस ब्लड निकालता है और उससे एक ब्लड ड्रैगन बनाता है। ये ब्लड ड्रैगन वांग लिन को टेम्परेरीली प्रोटेक्ट करेगा जब तक वो उस डेंजरस एरिया में एंटर करे। जब वांग लिन अंदर जाने वाला होता है, तब वो अपने स्टोरेज स्पेस से अपने सारे कंपेनियंस को बाहर निकालता है, जैसे सू लिगुओ, लिऊ जिनब्याओ और मस्कीटो बीस्ट्स। उसका प्लान होता है कि सबको सेफली बाहर भेज दे। लेकिन तब एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। मस्कीटो बीस्ट्स अचानक से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और सीधा उस गैप की तरफ रश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ज़ुआनलुओ तुरंत समझ जाता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट उनका असली घर था बहुत पहले, और अब उनकी सोल्स उस जगह को पहचान रही हैं। जैसे ही मस्कीटो बीस्ट्स उस लॉ के कांटेक्ट में आते हैं, उनके बॉडीज में वायलेंट चेंजेस होने लगते हैं। कुछ तुरंत एक्सप्लोड हो जाते हैं और मर जाते हैं, जबकि कुछ रैपिडली ग्रो करने लगते हैं। ये एक डेंजरस एवोल्यूशन प्रोसेस होता है, जहां या तो वो सर्वाइव करके इवॉल्व करेंगे या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वांग लिन ये सब देखकर बहुत टेंस हो जाता है, स्पेशली अपने मस्कीटो किंग के लिए, जो उसका पुराना कंपेनियन है। वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन ज़ुआनलुओ उसे रोक देता है और कहता है कि ये उनका नेचुरल एवोल्यूशन है, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। टाइम के साथ ज़्यादातर मस्कीटो बीस्ट्स मर जाते हैं और सिर्फ कुछ ही बचते हैं। फिर अचानक एक पावरफुल रॉर सुनाई देता है और सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। मस्कीटो किंग सक्सेसफुली इवॉल्व हो जाता है और उसका साइज एक प्लैनेट जितना बड़ा हो जाता है। उसके साथ ही 9 और जायंट मस्कीटो बीस्ट्स भी अपीयर होते हैं, जो एक्सट्रीमली पावरफुल लग रहे होते हैं। ये देखकर ज़ुआनलुओ भी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये नॉर्मल क्रीचर्स नहीं है, बल्कि शायद उनका कनेक्शन इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने और पावरफुल बीइंग से है। इसका मतलब है कि वांग लिन के मस्कीटो बीस्ट्स एक्चुअली एक बहुत ही रेयर और एंशिएंट लिनिएज से बिलोंग करते हैं। इस पॉइंट पर क्लियर हो जाता है कि वांग लिन का जर्नी सिर्फ डेंजरस ही नहीं, बल्कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, जहां उसके साथ कुछ ऐसे पावर्स और सीक्रेट्स जुड़े हुए हैं जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। सबसे पहले वांग लिन को अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट फील होता है जब वो अपने मस्कीटो बीस्ट्स को इवॉल्व होते देखता है। अब सिर्फ 10 मस्कीटो बीस्ट्स बचे हैं और उनका किंग भी अलाइव है। वांग लिन तुरंत ब्लड ड्रैगन के साथ आगे बढ़ता है और सीधा अपने मस्कीटो किंग के हेड पर लैंड करता है। फिर वो पीछे मुड़कर ज़ुआनलुओ को रिस्पेक्ट से बोलता है कि टीचर, हम इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर मिलेंगे। ये बोलकर मस्कीटो किंग एक पावरफुल रॉर करता है और सीधा आगे वॉइड के अंदर घुस जाता है। उसके पीछे बाकी 9 मस्कीटो बीस्ट्स भी गार्ड की तरह फॉलो करते हैं। इसके बाद ज़ुआनलुओ दूर से वांग लिन को जाते हुए देखता रहता है। काफी देर तक वो बस चुप रहता है, फिर धीरे से गैप को सील कर देता है। उसके माइंड में एक बड़ा डाउट और शॉक चल रहा होता है।
क्या ये मस्कीटो बीस्ट एक्चुअली उन लेजेंडरी 9 बीस्ट्स में से एक है जो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ के साथ बॉर्न हुए थे? अगर ये सच है तो ज़ुन लुओ समझ जाता है कि वांगलिन का फ्यूचर सिंपल नहीं है। शायद वो खुद अपनी पावर से 10th सन यानी ग्रैंड एम्पीरियन बन सकता है, और अगर ऐसा होता है तो एंशिएंट डाओ क्लैन हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। इसके बाद ज़ुन लुओ खुद भी ड्रैगन रोड पर चलने लगता है। वो अपनी ब्लड कलर्ड सन पावर यूज करता है ताकि इमॉर्टल एस्ट्रल लॉ का प्रेशर रेजिस्ट कर सके। मतलब अब वो अकेला ही उस डेंजरस वॉइड में सर्वाइव कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है उस वॉइड की तरफ जो केव वर्ल्ड और इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के बीच में है। ये बेसिकली एक एंडलेस, साइलेंट और डेंजरस वॉइड है जहां इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का लॉ हर जगह है। बहुत सारे लोग पहले भी यहां तक आए थे, केव वर्ल्ड्स के जीनियसेस, पर कोई भी सक्सेसफुली कॉन्टिनेंट तक नहीं पहुंच पाया। सब यहीं मर गए। इसी जगह पर इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के कुछ पावरफुल लोग भी आए थे, पर यहाँ सर्वाइव करना और डायरेक्शन फाइंड करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बहुत कम लोग यहाँ एंटर करते हैं। वांगलिन अब मस्कीटो किंग के ऊपर बैठा हुआ इस एंडलेस वॉइड में ट्रैवल कर रहा है। वो इस जगह को एक समंदर जैसा फील करता है जहां सिर्फ लॉ का प्रेशर है, कोई साउंड नहीं, कोई लाइट नहीं, बस कंप्लीट साइलेंस। कभी कभी उसे डेड बॉडीज दिखती हैं जो पुराने फेल्ड कल्टिवेटर्स की हैं। ये सब लोग भी कभी उसकी तरह ट्राई कर रहे थे पर यहीं मर गए। सबसे डेंजरस चीज यहाँ का साइलेंस और लोनलीनेस है। इतना ज्यादा साइलेंस है कि इंसान पागल हो सकता है। टाइम का भी सेंस खत्म होने लगता है और अगर डायरेक्शन भूल गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। वांगलिन का गोल क्लियर है, उसे ली मुकवान की सोल को सेफली इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट तक लेकर जाना है। इसीलिए वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखता है और फोकस नहीं तोड़ता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का लॉ और स्ट्रांग होता जाता है। ये एक इनविजिबल प्रेशर है जो बॉडी और सोल दोनों को क्रश करता है। कुछ लोग इस प्रेशर से डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि ये प्रेशर हर जगह है। सिर्फ एक डिफरेंस है, जितना ज्यादा टाइम तुम यहाँ स्पेंड करोगे, प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। शुरू के 1 महीने तक वांगलिन स्टेबल रहता है। वो डेड बॉडीज देखता है और उनकी फ्रस्ट्रेशन फील करता है। 1 साल के बाद सिचुएशन चेंज होने लगती है। इवन वांगलिन जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी साइलेंस डिस्टर्ब करने लगता है। वो पूरे साल एक भी वर्ड नहीं बोलता। उसके लिए आंख खुली हो या बंद, सब जगह सिर्फ डार्कनेस ही है। इस टाइम तक ब्लड ड्रैगन जो उससे गाइड कर रहा था वो वीक होने लगता है, पर अभी भी थोड़ा डायरेक्शन दे रहा है। वांगलिन को फील होता है कि स्वान लुओ कहीं ना कहीं सेम वॉइड में है और उसकी हेल्प कर रहा है। ये फीलिंग उसे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देती है। कभी कभी वो पीछे देखता है और अपने होम वर्ल्ड को याद करता है। उसे मूविंग मई का सीन याद आता है, बारिश में अम्ब्रेला के साथ। अब उसके दिल में उसके लिए कोई हेट्रेड नहीं है। टाइम और आगे बढ़ता है, 1.5 साल हो चुके हैं। वांगलिन बोलता है कि अभी भी 8.5 साल बचे हैं क्योंकि 10 साल का लिमिट है। सेकेंड ईयर के आसपास ब्लड ड्रैगन ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है। अब वांगलिन को फुल प्रेशर फील होने लगता है, जैसे एक माउंटेन उस पर गिर गया हो। उसकी पावर्स भी रिकवर नहीं हो रही, मतलब जो एनर्जी है बस वही यूज करनी पड़ेगी। फिर 3rd, 4th ईयर आता है। ये 4 साल उसके लिए 400 साल जैसे फील होते हैं। वो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कल्टीवेशन को ब्लॉक करती है। उसे सिर्फ वेट करना है और सर्वाइव करना है। मॉस्कीटो बीस्ट्स भी स्ट्रगल करने लगते हैं। एंड में वांगलिन उन्हें स्टोरेज में डाल देता है ताकि वो सेफ रहें। सिर्फ मॉस्कीटो किंग ही स्ट्रांग रहता है और वांगलिन को आगे ले जाता है। 5th ईयर तक सिचुएशन और खराब हो जाती है। वांगलिन का बॉडी लिमिट पर आ जाता है, हर मूवमेंट पेनफुल हो जाता है। अब वो ली मुवान के कॉफिन को अपनी बैक पर कैरी करता है क्योंकि स्टोरेज स्पेस सेफ नहीं रहा। वो अपनी लाइफ रिस्क पर डालकर ली मुवान को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब लास्ट पार्ट, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर एक पावरफुल एम्परर यानी एंशिएंट डाओ एम्परर दिखाया जाता है। उसके पास एक सोल है, एक लड़की की। वो स्वान लुओ पर थोड़ा डिसरिस्पेक्ट शो करता है और बोलता है कि फ्यूचर में वही रूल करेगा। उसे बताया गया है कि ये सोल उसके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो उसे अपनी एम्प्रेस बनाने का प्लान करता है और अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि इस सोल को बाकी लड़कियों के साथ फ्यूज करे। वांगलिन को अब इस डेंजरस वॉइड में आए हुए 6 साल हो चुके हैं। दूसरी तरफ इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर सब कुछ सरप्राइजिंगली पीसफुल चल रहा है। ना कोई बड़ा वॉर है, ना एंशिएंट और सेलेस्टियल रेसेस के बीच कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट। इस साल कई नए जीनियसेस उभर कर आए हैं, जिसमें एक नाम सबसे ज्यादा शाइन करता है, युन यी फंग। इसी साल एक और बड़ी चीज होती है। सेलेस्टियल एम्परर जो 72 कॉन्टिनेंट्स को रूल करता है, वो हजारों सालों की क्लोज कल्टीवेशन के बाद बाहर आता है। उसके बाहर आते ही आधे कॉन्टिनेंट सेलेस्टियल एनर्जी से भर जाते हैं।
साथ ही कुछ लोग जो केव वर्ल्ड से आए थे क्वाइटली रीइंकार्नेट हो चुके हैं, लेकिन वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। एंशिएंट कंट्रीज के 36 स्टेट्स और 3 बड़े क्लान्स के लिए भी ये साल बिल्कुल शांत निकल जाता है, कोई खास इवेंट नहीं होता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट बहुत ह्यूज है, एक एक कॉन्टिनेंट डजन्स के वर्ल्ड्स के बराबर है, इसीलिए नॉर्मल कल्टिवेटर्स कभी अपने कॉन्टिनेंट से बाहर भी नहीं जा पाते। एंशिएंट और सेलेस्टियल रेसेस के बीच एक ह्यूज रिवर है जिसे हेवनली रिवर कहते हैं। ये एक नेचुरल बैरियर है जिसमें डेंजरस बीस्ट्स रहते हैं। सिर्फ बहुत पुराने और पावरफुल कल्टिवेटर्स ही इसमें एंटर करने की हिम्मत करते हैं, इसीलिए दोनों रेसेस के बीच डायरेक्ट वॉर करना ईजी नहीं है। अब फोकस आता है हेवनली बुल कॉन्टिनेंट पर, जो 72 कॉन्टिनेंट्स में से एक रिमोट और ईस्टर्न साइड पर है। ये कॉन्टिनेंट बुल जैसा शेप का है, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का पार्ट है जहां टोटल 9 सेक्ट्स और 13 फैक्शंस हैं। सबसे पावरफुल सेक्ट है पर्पल सन सेक्ट, जिसके पास सपोजिडली एक सन लेवल पावर हाउस भी है। इसी रीजन में एक जगह है 7 डाओ सेक्ट। ये एक आइसोलेटेड माउंटेन रेंज में है जहां फॉग छाई रहती है और कोई लिविंग बीइंग नहीं है। पहले ये सेक्ट पावरफुल था, लेकिन केव वर्ल्ड बंद होने के बाद सील हो गया और अब कंप्लीटली अबैंडन हो चुका है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वही जगह है जहां केव वर्ल्ड से आने वाले लोग अपीयर होते हैं, इसीलिए युन यी फंग और बाकी लोग जो केव वर्ल्ड से आए थे सब यहीं अपीयर हुए थे। वो अपने होम को देखते हैं जो उनके लिए familiar भी है और स्ट्रेंज भी, फिर अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। अब 6th ईयर के एक दिन फॉग के अंदर 7 डाओ सेक्ट के मेन हॉल के बाहर एक आदमी अपीयर होता है। ये है स्वान लुओ। वो क्वाइटली बैठ जाता है और वांगलिन के बारे में सोचता है। वो कहता है कि सब लोग सेफली रीइंकार्नेट हो चुके हैं, लेकिन कब और कहाँ जन्म लेंगे उसका कंट्रोल उसके पास नहीं है। शायद कुछ साल या शायद 1000 साल बाद, पर एक बात श्योर है, वो सेफ हैं। फिर वो वांगलिन के बारे में सोचता है। अब सिर्फ 4 साल बचे हैं टोटल 10 साल लिमिट में से। वो समझ जाता है कि अब सब कुछ वांगलिन पर डिपेंड करता है। वो अपनी तरफ से एक रेड लाइट का मार्क मेंटेन करता है ताकि वांगलिन कंप्लीटली लॉस्ट ना हो जाए। अब वापस सीन शिफ्ट होता है वॉइड में, जहां वांगलिन स्ट्रगल कर रहा है। उसका कंडीशन अब बहुत खराब हो चुका है। उसका फेस पेल है, आंखें ब्लड शॉट हैं और उसकी सारी एनर्जीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। अब वो सिर्फ अपने एंशिएंट डाओ बॉडी के दम पर सर्वाइव कर रहा है। मॉस्कीटो किंग भी अब स्ट्रगल कर रहा है। वो पहले फास्ट था, लेकिन अब धीरे चल रहा है और प्रेशर को झेलने में मुश्किल हो रही है। वांगलिन को 1 साल से कोई डेड बॉडी भी नहीं दिखी। इसका मतलब ये है कि अब वो उस जगह पर पहुंच गया है जहां बहुत कम लोग कभी पहुंचे हैं। उसका ब्लड ड्रैगन भी खत्म हो चुका है, सिर्फ एक फेंट मार्क बचा है। पिछले 7 साल उसके लिए टॉर्चर जैसे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी वाइफ ली मूवान को प्रोटेक्ट कर रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसे कोई रिग्रेट नहीं है। फिर 8th ईयर आता है। सडनली प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। वॉइड ऑलमोस्ट सॉलिड फील होने लगता है। वांगलिन के मुंह से ब्लड निकलता है, विजन ब्लर हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब वो कोलैप्स होने वाला है। इस मोमेंट पर वो मॉस्कीटो किंग को देखकर समझता है कि ये जगह उसका असली होम है। मॉस्कीटो किंग इस एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा सूटेड है, लेकिन अभी फुली अडैप्ट नहीं हुआ। अगर वो यहाँ रहे और इवॉल्व करे तो फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकता है। इसीलिए वांगलिन एक टफ डिसीजन लेता है। वो मॉस्कीटो किंग से कहता है, यहाँ तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहो, मेरे साथ मत आओ। ये सुनकर मॉस्कीटो किंग वायलेंटली रिएक्ट करता है। वो रॉर करता है और क्लियरली मना कर देता है। ये पहली बार है जब वो वांगलिन की बात नहीं मानता। वो डिसाइड करता है कि चाहे मर भी जाए, वो वांगलिन को आगे ले जाएगा। वांगलिन ये देखकर इमोशनल हो जाता है, पर फिर भी स्ट्रांग रहता है। वो अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करता है, खुद खड़ा होता है, जो उसके लिए बहुत पेनफुल है, और अपनी एंशिएंट डाओ पावर एक्टिवेट करता है। फिर वो मॉस्कीटो किंग पर सील्स लगा देता है ताकि वो उसका पीछा ना कर सके, और खुद उसे छोड़कर आगे निकल जाता है। मॉस्कीटो किंग टूट जाता है। वो रॉर करता है। ये एक इमोशनल क्राई है, जैसे कोई अपने क्लोजेस्ट को खो रहा हो। वांगलिन भी ये फील करता है, पर वो रुकता नहीं। वो जानता है कि उसके सर्वाइवल चांस ऑलरेडी 10% से भी कम है, इसीलिए वो मॉस्कीटो किंग को मरने के लिए नहीं ले जाना चाहता। मॉस्कीटो किंग फिर भी पीछा करता है, पर वांगलिन के सील्स उसे रोक देते हैं। आखिर में वो वांगलिन को खो देता है। फिर वो एक डिसीजन लेता है। वो बाकी मॉस्कीटो बीस्ट्स के पास जाता है और डिसाइड करता है कि वो यहीं रुककर इवॉल्व करेगा। उसका गोल अब सिर्फ एक है, इतना पावरफुल बनना कि वो दोबारा वांगलिन को ढूंढ सके। अब 9th ईयर शुरू होता है। वांगलिन अकेला है, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, बॉडी लिमिट पर है, पर फिर भी वो ली मूवान को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसकी आंखें डल हो चुकी हैं, पर अंदर एक चीज अभी भी जल रही है,
उसकी विल पावर। वो वही स्टबन वांगलिन है जो 2000 ईयर्स पहले भी गिव अप नहीं करता था और आज भी नहीं करेगा। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के हेवनली बुल कॉन्टिनेंट पर जो 7 डाओ सेक्ट का माउंटेन है, वहाँ स्वॉन लो अभी भी वेट कर रहा है। वो कई सालों से वहीं बैठा हुआ है। 10 साल का जो प्रॉमिस उसने वांगलिन के साथ किया था, उससे अब आधा साल एक्स्ट्रा भी बीत चुका है, लेकिन फिर भी वो गया नहीं। सबसे बड़ी बात, जो रेड मार्क उसने वांगलिन पर लगाया था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुका है। इसका मतलब 2 हो सकते हैं, या तो वांगलिन अपना रास्ता खो चुका है या फिर वो मर चुका है। स्वॉन लो के दिल में दर्द आता है। वो धीरे से बोलता है, क्या वो फेल हो गया? फिर भी वो तुरंत नहीं जाता। वो डिसाइड करता है कि थोड़ा और वेट करेगा, शायद कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन उसे खुद भी पता है कि चांस बहुत कम है। अब वापस सीन शिफ्ट होता है उस डेंजरस वॉइड में। वांगलिन अब भी जिंदा है। वो अपनी वाइफ ली मुआन के कॉफिन को उठाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसके बाल बिखर चुके हैं, बॉडी टूट चुकी है और उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं बची। अब उसे सिर्फ एक चीज चला रही है, उसकी विल पावर। उसके दिमाग ने काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। वो सोच भी नहीं पा रहा, सिर्फ एक इंस्टिंक्ट है, आगे बढ़ते रहना है। उसके फोरहेड का रेड लाइट हाफ साल पहले ही गायब हो चुका है। अब उसके पास कोई गाइड नहीं है, ना डायरेक्शन का पता है ना एंड का। सिर्फ एक रूल है, पीछे नहीं जाना, बस आगे बढ़ना है। 10 साल का ये साइलेंट वॉइड किसी भी इंसान को पागल बना सकता है। अगर वांगलिन के पास इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होती तो वो कब का टूट चुका होता। सच ये है कि वो इतना टाइम सर्वाइव ही नहीं कर पाता अगर उसे एक लकी चांस न मिला होता। अचानक वॉइड में एक हल्की सी लाइट दिखाई देती है। वांगलिन धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। वो देखता है कि वो लाइट एक डेड बॉडी कॉप्स से आ रही है, एक पर्पल रोब पहने हुए ओल्ड मैन की बॉडी। बॉडी डेड है, लेकिन उसके अंदर से एक मिस्टीरियस वाइट लाइट निकल रही है। जैसे ही वांगलिन ये देखता है, उसकी आंखों में फिर से थोड़ी लाइफ आती है। वो तुरंत उस बॉडी के पास जाता है और उस वाइट लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वो एनर्जी उसके बॉडी में जाती है, उसे एक ठंडी फीलिंग आती है, पर उसका माइंड क्लियर हो जाता है। उसकी एग्जॉस्टेड एसेंसेस थोड़ी रिकवर होती हैं और उसका एंशंट डाओ पावर भी थोड़ा वापस आता है। वांगलिन समझता है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। हाफ साल पहले भी उसे ऐसा एक कॉप्स मिला था और वही रीज़न था कि वो अब तक जिंदा है। 10 साल में उसे बस 2 ही ऐसे कॉप्सेस मिले हैं। अब उसके अंदर होप जागती है। वो सोचता है कि अगर उसे और ऐसे कॉप्सेस मिल गए तो वो एग्जॉशन से नहीं मरेगा। वो अपनी डिवाइन सेंस से सर्च करता है, पर यह चीज़ रैंडमली मिलती है, ईजिली नहीं मिलती। 1 साल तक उसे कोई और ऐसा कॉप्स नहीं मिलता। अब उसकी कंडीशन और भी खराब हो जाती है। वो बिल्कुल वीक हो जाता है, जैसे एक बुझता हुआ दिया। उसका बॉडी इतना पतला हो गया है कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आंखों की रोशनी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सबसे डेंजरस चीज़ है अननोन फ्यूचर। उसे नहीं पता कितना दूर जाना है या कब एंड मिलेगा। ये अनसर्टेनिटी इंसान को मेंटली तोड़ देती है। इवन वांगलिन जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान का माइंड भी हिलने लगता है। लेकिन जब भी वो ली मुआन के कॉफिन को टच करता है, उसके अंदर फिर से डिटर्मिनेशन आ जाता है। वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। फिर एक दिन उसका बॉडी कंप्लीटली गिव अप कर देता है। 3 महीने के बाद वांगलिन बेहोश हो जाता है। अब वो बिल्कुल डेड जैसा हो चुका है, लेकिन अनकॉन्शियस होने के बाद भी वो अपनी वाइफ के कॉफिन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करता तो कॉफिन कब का टूट चुका होता। अब एक स्ट्रेंज चीज़ होती है। जैसे ही वांगलिन अनकॉन्शियस होता है, उस पर जो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का प्रेशर था वो सडनली गायब हो जाता है। पर वांगलिन को इसका पता नहीं। अब वो एक डेड बॉडी की तरह वॉइड में तैर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी कॉप्सेस। उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है। अब वो कंट्रोल में नहीं है। टाइम पास होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल। वांगलिन स्टिल अनकॉन्शियस है, बिल्कुल एक लाश की तरह। दूसरी तरफ इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर स्वॉन लो फाइनली गिव अप कर देता है। टोटल 15 साल वेट करने के बाद वो समझ जाता है कि अब और रुकना पॉसिबल नहीं है। कुछ पावरफुल बीइंग्स उसे फोर्स कर रहे हैं वापस जाने के लिए। वो आखिरी बार कहता है, डिसाइपल, अगर तुम जिंदा हो तो मुझे ढूंढ लेना, और फिर वो वहां से चला जाता है। अब वांगलिन के लिए कोई वेट नहीं कर रहा। वो वॉइड में एक लॉस्ट बॉडी बन चुका है। टाइम और आगे बढ़ता है। कुछ लोग रीइंकारनेट हो चुके हैं, पर उनका टाइमिंग अलग अलग है। कोई जल्दी, कोई 1000 साल बाद। एक फनी प्लस इंपॉर्टेंट पार्ट, एक जगह एक बच्चा पैदा होता है जो बचपन से ही खुद को किंग बोलता है और दूसरों को मारता है। ये क्लियरली सीतू नान का रीइंकारनेशन हिंट है। दूसरी जगह एक और बच्चा पैदा होता है जो 10 साल की एज में ही फेमस लायर बन जाता है। ये लियू जिनब्याओ का हिंट है। टाइम के साथ लोग वांगलिन को भूलने लगते हैं, पर कुछ लोग उसे कभी नहीं भूलते, जैसे म्यूबिंग में, टैंग शान और युन वी फेंग। और सबसे इमोशनल पार्ट,
मस्कीटो किंग ने भी वांगलिन को नहीं भूला था। वांगलिन से अलग होने के बाद मस्कीटो किंग ने पागल जैसे इवॉल्व करना शुरू किया। उसने 5 बार मेटामॉर्फोसिस किया और हर बार वो और पावरफुल होता गया। एंड में वो इतना पावरफुल हो गया कि उसका बॉडी फिजिकल फॉर्म छोड़कर स्मोक जैसा बन गया। फिर उसने एक शॉकिंग काम किया। उसने अपने बाकी 9 कंपेनियंस को अब्जॉर्ब कर लिया ताकि और स्ट्रांग बन सके। अब उसका सिर्फ एक गोल था, अपने मास्टर वांगलिन को ढूंढना, और वो एंडलेस वॉइड में निकल पड़ता है। सबसे पहले मस्कीटो किंग ने जो कुछ किया था वो नॉर्मल नहीं था। उसने अपने मास्टर वांगलिन को ढूंढने के लिए एक्सट्रीम लेवल का रिस्क लिया था। इतना ही नहीं, उसने अपने साथियों को ही अब्जॉर्ब कर लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो और पावरफुल बन सके और वांगलिन तक पहुंच सके। उसका एक ही गोल था, अपने मास्टर को ढूंढना। अब वो पूरी तरह से एक फॉग जैसा बन चुका था। उसका कोई सॉलिड बॉडी नहीं था। वो बहुत तेज स्पीड से पूरे वॉइड में ढूंढ रहा था, लेकिन टाइम के साथ वो इम्पेशेंट हो गया। फिर उसने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया। उसने खुद को 100,000 छोटे मस्कीटो फॉर्म्स में डिवाइड कर लिया ताकि हर डायरेक्शन में सर्च कर सके। हर एक मस्कीटो अपने मास्टर को पुकार रहा था। दूसरी तरफ डीप वॉइड में वांगलिन का बॉडी और उसका कॉफिन बस वैसे ही फ्लोट कर रहे थे। वांगलिन का हाथ अब भी कॉफिन को टाइटली पकड़े हुए था, इतना टाइट कि अगर उसका हाथ टूट भी जाए तब भी वो छोड़ता नहीं। ये दिखाता है उसकी डिटर्मिनेशन और ली मुआन के लिए उसका लव। कई सालों से वो बस एक कॉप्स की तरह वहीं था। फिर धीरे धीरे उसके बॉडी में एक फेंट वाइट लाइट अपीयर होने लगती है। ये सेम मिस्टीरियस एनर्जी थी जो उसने पहले कुछ कॉप्सेस से अब्जॉर्ब की थी। ये लाइट उसके चेस्ट में गैदर होने लगती है। एक दिन एक छोटा सा स्मोक मस्कीटो उसके पास से गुजरता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसे फील होता है कि ये उसका मास्टर है। फिर वो एक्साइटमेंट में पागल हो जाता है और जोर जोर से रोर करता है। उसके बाद बाकी सब मस्कीटो फ्रैगमेंट्स भी वहां आ जाते हैं और फिर से कंबाइन होकर एक बार फिर से मस्कीटो किंग बन जाते हैं। मस्कीटो किंग अपने मास्टर के पास आकर उसको जगाने की कोशिश करता है। वो अपने बड़े मुंह से वांगलिन के फेस को टच करता है, जैसे कोई किसी को जेंटली जगाता है, लेकिन हर बार वो फेल होता है। बार बार ट्राई करने के बाद भी जब वांगलिन नहीं जागता, मस्कीटो किंग बिल्कुल टूट जाता है। उसकी आवाज़ भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। प्योर डिस्पेयर का मोमेंट। फिर मस्कीटो किंग एक डिसीजन लेता है। वो वांगलिन और कॉफिन को उठाकर ले जाता है। अब उसके लिए ये वॉइड डेंजरस नहीं रहा, क्योंकि वो इवॉल्व हो चुका है। वो बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करता है। उसे अपनी वेग मेमोरीज याद आती हैं। उसे लगता है कि एक स्पेशल जगह है जहां उसका मास्टर रिवाइव हो सकता है। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उसे एक राउंड प्लेटफॉर्म मिलता है। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये एक स्पेशल प्लेस थी जो इमॉर्टल लाओ से बना हुआ था। यहाँ से वाइट लाइट निकल रही थी, सेम एनर्जी जो वांगलिन को रिवाइव कर सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक इनविजिबल बैरियर था। सिर्फ वही चीजें अंदर जा सकती थीं जो इमॉर्टल एस्ट्रल लॉ से बनी हो। मस्कीटो किंग अंदर जा सकता था, लेकिन वांगलिन और कॉफिन को वो अंदर नहीं ले जा पा रहा था। वो बार बार ट्राई करता है लेकिन फेल होता है। फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में मस्कीटो किंग एक रिस्की स्टेप लेता है। वो वांगलिन की बॉडी से एक ड्रॉप ब्लड निकालता है। फिर वो उस ब्लड को लेकर बैरियर के अंदर जाने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से वो आधा अंदर घुस पाता है, लेकिन अटक जाता है। एंड में वो अपनी लाइफ रिस्क पे डालकर वो ब्लड प्लेटफॉर्म के अंदर गिरा देता है। उसका खुद का बॉडी डैमेज होने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। जैसे ही वो ब्लड प्लेटफॉर्म पर गिरता है, एक इम्पॉसिबल चीज हो जाती है। प्लेटफॉर्म रिएक्ट करता है, वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरा प्लेटफॉर्म हिलने लगता है। हर डायरेक्शन से वाइट लाइट आकर उसमें एंटर होने लगती है। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे शेप चेंज करता है, जैसे एक शेल बन रहा हो। अंदर एक ब्लड मिस्ट फॉर्म होती है जो धीरे धीरे ह्यूमन शेप लेने लगती है, और वो शेप वांगलिन की होती है। फाइनली कई सालों के बाद वांगलिन की आंखें खुलती हैं। उसे फील होता है कि एक अननोन पावर उसके ब्लड के थ्रू उसके बॉडी को हील कर रही है। उसकी एंशिएंट डाउ पावर इंस्टेंटली रिकवर हो जाती है और उसकी सारी एसेंसेस पीक पे पहुंच जाती हैं। साथ ही उसे एक अजीब फीलिंग आती है, जैसे उसका एक और वर्जन कहीं एग्जिस्ट करता हो। जब वो फुली होश में आता है, वो मस्कीटो किंग की खुशी भरी आवाज़ सुनता है। वो अपने आसपास देखता है मस्कीटो किंग और एक स्ट्रेंज शेल लाइक स्ट्रक्चर, और कंफ्यूजन में कहता है, ये क्या है? वांगलिन उस स्टोन शेल की तरफ देखता है। वो उसके अंदर क्लियरली नहीं देख पाता, लेकिन उसे स्ट्रांगली फील होता है कि उसके अंदर एक दूसरा वांगलिन एग्जिस्ट कर रहा है। ये फीलिंग बहुत स्ट्रेंज थी। जब वो आंखें बंद करता है तो उसे लगता है कि वो एक साथ दो जगह पर है, एक उसका ओरिजिनल बॉडी बाहर और एक उसका दूसरा वर्जन उस शेल के अंदर। ये डुअल एग्जिस्टेंस का फीलिंग उसने पहले भी फील किया था, लेकिन इतना पावरफुल कभी नहीं। वो कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है?
तब तक मस्कीटो किंग खुशी से उसके पास घूम रहा होता है, अपना मुंह उस पर रब करता हुआ। अब उसका बॉडी पहले जैसा सॉलिड नहीं है, वो एक फॉग जैसा लग रहा है, जैसे कभी भी गायब हो सकता हो। लेकिन उसके अंदर एक बहुत पावरफुल लाइफ फोर्स है। वैंगलिन उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उसके थ्रू निकल जाता है। कोई सॉलिड फॉर्म नहीं। फिर भी मस्कीटो किंग को बहुत सुकून मिलता है, जैसे सिर्फ अपने मास्टर के पास रहना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी हो। फिर वैंगलिन अपना डिवाइन सेंस यूज करता है और मस्कीटो किंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। दोनों का बॉन्ड इतना डीप है कि बिना किसी नुकसान के वो अपनी मेमोरीज शेयर कर सकते हैं। इस कनेक्शन के थ्रू वैंगलिन सब कुछ देख लेता है। मस्कीटो किंग का पेनफुल एवोल्यूशन, उसका अपने साथियों को डिवावर करना, 1 लाख फॉर्म्स में टूटकर उसे ढूंढना, और फाइनली उसका डिस्पेयर जब उसने वैंगलिन को एक कॉप्स के रूप में देखा। ये सब देखकर वैंगलिन के दिल में एक वार्मथ आ जाती है। वो मस्कीटो किंग को प्यार से पट करता है और कहता है, इट्स बिन हार्ड ऑन यू। ये सिंपल वर्ड्स मस्कीटो किंग के लिए सब कुछ थे। उसकी लाइफ का सबसे खुश मोमेंट था ये। उसकी लॉयल्टी का लेवल इनसेन था। वो अपनी जान देने को तैयार था सिर्फ वैंगलिन के लिए। इस मोमेंट पे वैंगलिन समझ जाता है, ये मस्कीटो अब सिर्फ एक बीस्ट नहीं बल्कि उसका फैमिली है। अब वैंगलिन का फोकस वापस स्टोन शेल पर जाता है। वो सोचता है कि ये जगह शायद मस्कीटो किंग के एंसेस्टर्स की बर्थ प्लेस जैसी है। वो शेल को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत एक रिजेक्शन फोर्स उसका हाथ हटा देता है। वो अलग अलग एंगल से ट्राई करता है, लेकिन हर बार फेल होता है। तब उसे रियलाइजेशन होता है, ये शेल उसके कंट्रोल के लिए नहीं बना है। धीरे धीरे वैंगलिन समझता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि एक ह्यूज फॉर्चून है। उसका जो अवतार इस शेल के अंदर ग्रो हो रहा है वो इमॉर्टल एस्ट्रल लॉ से बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मस्कीटो किंग के एंसेस्टर्स। मतलब फ्यूचर में जब ये अवतार शेल तोड़कर बाहर आएगा, उसके पास अनइमेजिनेबल पावर होगी। और सबसे शॉकिंग बात, उस अवतार की ग्रोथ डायरेक्टली वैंगलिन के ओरिजिनल बॉडी को भी स्ट्रॉन्गर बना रही है। वैंगलिन इस कॉन्सेप्ट को फेंग शुई से कंपेयर करता है। वो सोचता है जैसे लोग अपने डेड बॉडीज को स्पेशल जगह पर दफनाते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन स्ट्रांग हो, वैसे ही उसने अपने अवतार को यहाँ प्लांट कर दिया है। और अब वो देखना चाहता है कि इससे उसे कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो शेल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर बिना हेजिटेशन के वैंगलिन वापस वॉइड में निकल पड़ता है। मस्कीटो किंग खुशी से उसे लेकर उड़ता है। जाते वक्त वैंगलिन एक बार पीछे मुड़कर देखता है। उसका अवतार वहां ग्रो हो रहा है। उसे फील होता है कि जब वो बाहर आएगा दुनिया बदल जाएगी। लेकिन वैंगलिन को नहीं पता था कि उसके इस एक्शन ने पूरे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट को हिला दिया था। जब उसका ब्लड प्लेटफॉर्म पर गिरा था, उस मोमेंट एक ह्यूज चेन स्टार्ट हो चुका था। पूरे कॉन्टिनेंट में डिस्टर्बेंस फील होने लगता है। पावरफुल कल्टिवेटर्स अपनी मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं। सबकी डिवाइन सेंस स्काई की तरफ जाती है। स्काई में एक मैसिव वॉर्टेक्स अपीयर होता है जो बहुत तेज स्पीड से एक्सपैंड करता है और डजन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स को कवर कर लेता है। स्काई गोल्डन हो जाता है और अर्थ ब्लैक रिफ्लेक्ट होने लगती है। ये एक लेजेंडरी साइन है सेलेस्टियल एंसेस्टर का। वॉर्टेक्स के अंदर एक गोल्डन रोब्ड शैडो दिखाई देता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। सेलेस्टियल एंसेस्टर? सब ग्रैंड एम्पायरियंस तुरंत रिस्पेक्ट में बाउ करते हैं। उसी वक्त दूसरी तरफ एंशिएंट लैंड्स में भी एक और वॉर्टेक्स अपीयर होता है। इस बार कोई शैडो नहीं बल्कि सिल्वर आईज अपीयर होती हैं, जो एंशिएंट एंसेस्टर का सिंबल है। पूरा एंशिएंट रेस नील कर देता है। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। सेलेस्टियल और एंशिएंट के बीच एक तीसरा वॉर्टेक्स भी अपीयर हो जाता है। ये अनप्रेसिडेंटेड था। सब लोग पैनिक और शॉक में आ जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तीसरा वॉर्टेक्स का मतलब क्या है? कौन सी एग्जिस्टेंस है जो सेलेस्टियल और एंशिएंट एंसेस्टर्स के लेवल की है? और यहीं पे हिंट मिलता है कि जो वैंगलिन ने अननोइंगली क्रिएट किया है वो शायद एक थर्ड सुप्रीम एग्जिस्टेंस बनने वाला है। वैंगलिन और उसका मस्कीटो किंग अभी भी उस एंडलेस वॉइड में ट्रैवल कर रहे हैं। ये वॉइड इतना डेंजरस है कि यहाँ सर्वाइव करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन वैंगलिन ने एक अजीब चीज नोटिस की, फेंग शुई जैसी कॉन्सेप्ट जिसमें बरियल और फेट का कनेक्शन होता है। नॉर्मली वैंगलिन फेंग शुई पे बिलीव नहीं करता क्योंकि वो एक पावरफुल कल्टिवेटर है जो खुद माउंटेन्स और स्टार्स कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो अब हुआ है उससे वो भी सोचने पे मजबूर हो गया है। उसका अवतार जो उस मिस्टीरियस प्लेटफॉर्म पे ग्रो हो रहा है वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये वही ओरिजिन टाइप प्लेस है जहां से सेलेस्टियल एंसेस्टर और एंशिएंट एंसेस्टर्स जैसे सुप्रीम बीइंग्स का कनेक्शन है। मतलब इनडायरेक्टली वैंगलिन का फेट अब उनके लेवल के फेट लॉ से लिंक्ड हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कल्टीवेशन इंस्टेंटली स्ट्रांग हो गई है, बल्कि फ्यूचर में उसका डेस्टिनी अनइमेजिनेबल लेवल का हो सकता है। जब वो प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हुआ था तब इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर एक ह्यूज फिनोमिनन हुआ था। स्काई में 3 जायंट वॉर्टिसेस अपीयर हुए थे। पहला वॉर्टेक्स सेलेस्टियल एंसेस्टर का सिंबल था। गोल्डन स्काई और ब्लैक अर्थ का साइन क्रिएट हुआ जो एंशिएंट प्रोफेसी का इंडिकेशन था।
दूसरा वॉर्टेक्स एंशिएंट एंसेस्टर का सिंबल था। इसमें सिल्वर आइज अपीयर हुए जो टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर रहे थे। और सबसे शॉकिंग तीसरा वॉर्टेक्स, ये किसी भी नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड नहीं था। सब कल्टिवेटर्स शॉक में आ गए, क्या कोई थर्ड सुप्रीम एग्जिस्टेंस जन्म ले रहा है? ये एक्चुअली इनडायरेक्टली वैंगलिन के अवतार का सिग्नल था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था। इसके बाद स्टोरी थोड़ी काम होती है और हम देखते हैं कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर कुछ लोग रीइंकार्नेट हो चुके हैं। एक छोटा बच्चा है जो खुद को किंग बोलता है और सबको डोमिनेट करता है। ये क्लियरली कोई पावरफुल पास्ट लाइफ का साइन है। दूसरी तरफ एक और बच्चा है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है और खुद को 3000 साल पुराना कल्टिवेटर बता रहा है। वो एक नेचुरल बॉर्न ट्रिक्स्टर है। ये सब इंडिकेट करता है कि वैंगलिन के पुराने कंपेनियंस अलग अलग जगह पे रीबर्थ ले चुके हैं। अब वापस वैंगलिन पे फोकस आता है। वो अब भी वॉइड में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अब सिचुएशन पहले से बेटर है, क्योंकि उसका अवतार उसे सीक्रेटली नरिश कर रहा है। मॉस्कीटो किंग उसको गाइड कर रहा है। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है, वैंगलिन को सिर्फ खुद सर्वाइव नहीं करना, उसे ली मुऑन को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर वो अकेला होता तो शायद ईजिली निकल जाता, लेकिन किसी और को प्रोटेक्ट करना उसके लिए डिफ़िकल्टी 10x इंक्रीज कर देता है। इस जर्नी के दौरान वैंगलिन अपनी पास्ट लाइफ याद करता है। कैसे वो एक नॉर्मल मॉर्टल लड़का था, कैसे स्ट्रगल करके हेंग्यूए सेक्ट ज्वाइन किया, कैसे अकेला ही अलग अलग वर्ल्ड्स क्रॉस किए। ये सब याद करके वो अपने आप को मोटिवेट करता है। मैं पहले भी अकेला आगे बढ़ा हूँ, अब भी कर सकता हूँ। उसके दिमाग में फ्यूचर प्लान्स भी आते हैं। उसे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे स्ट्रॉन्ग बनना है, डोंगलिन सेक्ट जाना है, डोंगलिन पूल में एंटर करना है और अपने एसेंसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। टाइम स्लोली पास होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। फाइनली एक दिन वैंगलिन को दूर एक लाइट दिखती है। ये कोई नॉर्मल लाइट नहीं है, ये एक रिफ्ट है, एक क्रैक जहां से इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट की ओर आ रही है, मतलब एग्जिट। मॉस्कीटो किंग भी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है, उसकी बॉडी स्टेबल नहीं रह पाती और वो कोलैप्स होने लगता है। वैंगलिन को समझ आ जाता है कि अब उसे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। मॉस्कीटो किंग अपने आप को एक टैटू में कन्वर्ट कर देता है और वैंगलिन के बॉडी पे सेटल हो जाता है। ये उसकी लॉयल्टी का अल्टीमेट साइन है। अब फाइनल मोमेंट आता है। वैंगलिन ली मुऑन का कॉफिन उठाता है, अपनी सारी रिमेनिंग एनर्जी गैदर करता है और रिफ्ट की तरफ चार्ज करता है। डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती है, 1000 फीट, 500 फीट, 100 फीट, 10 फीट। उसका बॉडी लिटरली बर्न हो रहा है प्रेशर से, लेकिन वो रुकता नहीं। और उस मोमेंट पे फुल डिटर्मिनेशन के साथ वो बोलता है, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट, मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों, तभी हमें इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हेवनली बुल कॉन्टिनेंट, जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, सेलेस्टियल रेस के कंट्रोल में आता है। ये जगह मोस्टली माउंटेन से भरी हुई है, इतनी ज्यादा कि अगर कोई ऊपर से देखे तो पूरा कॉन्टिनेंट एक माउंटेनस सी जैसा लगता है। एंशिएंट रूमर्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्टिनेंट एक्चुअली एक बहुत ही डेंजरस हेवनली बीस्ट का बॉडी है, जिसे सेलेस्टियल एंसेस्टर ने किल करके यहाँ सील किया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पूरे इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के 72 सील्स एक्चुअली 72 सील्स हैं जो अलग अलग टेरिफाइंग बीस्ट्स को सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ लेजेंड्स है। सच क्या है, ये सिर्फ टॉप लेवल बींग्स जैसे 9 सन्स या रॉयल फैमिलीज ही जानते होंगे। हेवनली बुल कॉन्टिनेंट पर 2 सबसे पावरफुल सेक्ट्स हैं, ग्रेट सोल सेक्ट, गुई यी सेक्ट। ये दोनों ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप सेक्ट्स में काउंट होते हैं। ग्रेट सोल सेक्ट का मेन फोकस है सोल और इल्यूजन टेक्निक्स। उनकी इल्यूजन इतनी पावरफुल होती है कि फाइनल स्टेज पर वो इल्यूजन को रियलिटी बना सकते हैं, मतलब जो दिखे वही सच बन जाए। दूसरी तरफ गुई यी सेक्ट का फोकस है 5 एलिमेंट्स और उनकी स्पेशल आर्मर फॉर्जिंग टेक्निक्स। ये लोग कॉम्बैट और डिफेंस दोनों में स्ट्रांग होते हैं। इनके नीचे बहुत सारे छोटे सेक्ट्स हैं जो इनके कंट्रोल में रहते हैं, उन्हें टाइम टाइम पर ट्रिब्यूट देना पड़ता है। 7 डाओ सेक्ट भी एक ऐसा ही सेक्ट था जो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब एंट्री होती है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, युन यी फेंग। ये गुई यी सेक्ट का को डिसाइपल है और रीसेंट ईयर्स में उसने अपनी पावर से सबको शॉक कर दिया। उसने ग्रेट सोल सेक्ट के डिसाइपल्स को ईजिली डिफीट किया, इवन उनके एल्डर्स भी उसके सामने नहीं टिक पाए। इस वजह से वो हेवनली बुल कॉन्टिनेंट का नंबर 1 जीनियस बन गया। लोग उसे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप 4 जीनियसेस के लेवल पे रखने लगे और उन्हें मिला के 5 पीक्स बोला गया। लेकिन फिर युन यी फेंग ने एक ऐसी बात बोली जिसने सबको हिला के रख दिया। उसने कहा, वो दूसरे जीनियसेस से फाइट कर सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसके सामने वो अपनी स्वॉर्ड तक नहीं निकाल सकता, और वो इंसान सिर्फ 2000 प्लस साल से कल्टिवेट कर रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, उसके सामने बाकी सब जीनियसेस कुछ भी नहीं है। ये सुन के सब शॉक हो गए। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ये कौन है? और सबसे स्ट्रेंज बात, ग्रेट सोल सेक्ट ने इस बात को डिनाई नहीं किया। मतलब उन्हें पता है ये कौन है, लेकिन वो चुप हैं।
गुई यी सेक्ट भी चुप रहा। इसका मतलब क्लियर है, वो इंसान रियल है और एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है, और ऑब्वियसली वो कोई और नहीं वैंग लिन ही है। टाइम के साथ ये रूमर थोड़ा काम हो गया, लेकिन लोगों के दिमाग में ये मिस्ट्री रह गई। अब फोकस शिफ्ट होता है एक और सेक्ट पर, ब्लू ड्रैगन सेक्ट। ये एक मिडिल लेवल सेक्ट है, लेकिन काफ़ी डेंजरस रेप्यूटेशन रखता है। उनकी स्पेशलिटी है पपेट्स बनाना, डेड बॉडीज़ को पपेट में कन्वर्ट करना, और सबसे डेंजरस, अपनी खुद के बॉडी को पपेट बना के इमॉर्टैलिटी अचीव करना। उनका एक एल्डर है डू क्विंग, जो एक्चुअली एक वुडन बॉडी वाला कल्टिवेटर है। ब्लू ड्रैगन सेक्ट के लोग बहुत रूथलेस हैं, ट्रेजर के लिए लोगों को मार देते हैं, वीक टारगेट्स को हंट करते हैं, स्पेशली आउटसाइडर्स को। उनका एक रूल है, जहाँ कुछ अजीब हो वहाँ ट्रेजर ज़रूर होता है। अब एंट्री होती है एक कैरेक्टर की, कांग्रेन की। ये ब्लू ड्रैगन सेक्ट का डिसाइपल है, स्मार्ट, कनिंग और बहुत डेंजरस। उसकी सबसे बड़ी स्किल है ये पहचान लेना कि कौन स्ट्रांग है और कौन ईजी टारगेट। एक दिन कांग्रेन स्काई में पेट्रोल कर रहा होता है, तभी अचानक उसे एक रिफ्ट दिखता है, स्काई में क्रैक जैसा, और उस रिफ्ट से एक इंसान बाहर गिरता है। वो इंसान एक कॉफिन कैरी कर रहा होता है, और नेक्स्ट सेकंड रिफ्ट गायब। कांग्रेन पहले शॉक हो जाता है, उसे लगता है शायद हैल्यूसिनेशन है, लेकिन फिर उसकी आंखों में ग्रीड आ जाती है। उसे तुरंत याद आता है, जहाँ कुछ अजीब चीज़ हो वहाँ ट्रेजर होता है। वो फुल स्पीड से उस जगह की तरफ जाता है जहाँ वो इंसान गिरा था। वहाँ जाके वो देखता है माउंटेन का हाफ पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है और बीच में एक वाइट हेड यूथ पड़ा है। उसके पास एक कॉफिन है, ये कोई और नहीं वैंग लिन है। कांग्रेन उसका बॉडी देख के शॉक हो जाता है, कितना पावरफुल बॉडी है। एंशिएंट क्लैन जैसा नहीं लग रहा, फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी कैसे? यहाँ कांग्रेन रियलाइज करता है ये कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं है, और उसका ग्रीड और बढ़ जाता है। कांग्रेन सोचता है ये आदमी ऑलरेडी मरने के एज पे है, परफेक्ट मटेरियल है पपेट के लिए। उसका गोल वैंगलिन को रिफाइन करके सुपर पावरफुल पपेट बनाना, सेक्ट में टॉप पे पहुंचना। वो फ्यूचर इमेजिन करने लगता है, मैं सबको हरा दूंगा, ओल्ड एंसेस्टर का डिसाइपल बन जाऊंगा। लालच के बावजूद वो केयरलेस नहीं होता। वो एक जेड यानी एक्सप्लोसिव आइटम वैंगलिन पे फेंक देता है। एक्सप्लोजन होता है, कांग्रेन दूर भाग जाता है सेफ्टी के लिए। रिजल्ट, वैंगलिन पे कोई इफेक्ट नहीं। कांग्रेन कंफर्म करता है ये सच में डेड है। अब वो बिल्कुल पास आता है, वांगलिन को चेक करता है, फिर कॉफिन देखता है, अंदर ली मुआन को देखता है। यहाँ उसके दिमाग में और भी गंदी सोच आती है, इस लड़की को भी पपेट बनाऊंगा, मुझे सर्व करेगी। ये उसकी सबसे डेंजरस मिस्टेक है। वो एक नेट निकालता है, वांगलिन और कॉफिन दोनों को ट्रैप करता है और उनको लेके सेक्ट की तरफ भाग जाता है। उसको लगता है आज मेरी लाइफ बन गई। तभी हमें उसकी सेक्ट ब्लू ड्रैगन के बारे में बताया जाता है। ये सेक्ट डेंजरस है, पॉइजन माउंटेन से घिरा हुआ है, 50,000 डिसाइपल्स, सब लोग पपेट टेक्निक्स यूज करते हैं। इनका नेचर क्रूअल प्लस ऑपर्चुनिस्टिक है। कांग्रेन एंट्री करता है, एक दूसरा डिसाइपल रोकता है, थोड़ा एटीट्यूड एक्सचेंज होता है। हंचबैक यूथ को डाउट हो जाता है कि कांग्रेन कुछ वैल्यूएबल चीज लाया है। कांग्रेन अपने केव में जाके प्रिपरेशन करता है, केव सील करता है, गार्ड्स यानी पपेट्स लगा देता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाता है। क्यों? उसको डर है कोई उसका ट्रेजर चुरा ना ले। वांगलिन को फॉर्मेशन में डालता है, फायर यानी अर्थ फायर एक्टिवेट करता है, मटीरियल्स डालता है। ये प्रोसेस नॉर्मली बॉडी को पपेट में कन्वर्ट करता है। वो बोलता है तू जो भी था अब मेरा पपेट बनेगा। वो पूरा फोकस लगा देता है रिफाइनिंग पे। आउटसाइड हंचबैक यूथ अपने मास्टर को बताता है। वो एक एल्डर को बुलाता है, बोलता है कांग्रेन कुछ स्पेशल लाया है। एल्डर पहले इग्नोर करता है, फिर जब फायर एनर्जी फील करता है सीरियस हो जाता है। एल्डर इंटरेस्टेड हो जाता है, वो खुद चेक करने आता है क्योंकि उसको लगता है कुछ वैल्यूडेड हो रहा है, मतलब अब मल्टीपल डेंजर लेयर्स बन रहे हैं। इधर वांगलिन फायर के अंदर है, पर फायर उसको जला नहीं रही, फायर उसके बॉडी में अब्जॉर्ब हो रही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। सडनली वांगलिन आंखें खोलता है, मॉस्किटो किंग यानी टैटू भी रिएक्ट करता है। इसका मतलब वो जिंदा है, वो कॉन्शियस है, वो कंट्रोल में है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वाला वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे मिस मत करना। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।